हम लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स लाइट प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। मतलब कि जो दर्पण होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो उसमें फोकस दूरी F जो होता है फोकस दूरी होता है। F क्या है? फोकस दूरी। F जो है आपका फोकस दूरी है ये वाला, और R जो है ना वक्रता त्रिज्या है। तो F और R के बीच में एक संबंध होता है, जिस संबंध को कहते हैं हम F बराबर R/2। और आज हम लोग इस संबंध को सिद्ध करने वाले हैं कि एक्चुअली F बराबर R/2 होता कैसे है। इसको कुछ ऐसे भी सिद्ध किया जा सकता है, F बराबर R/2, लेकिन बड़ा R ले लेना। कौन सा R लोगे? बड़ा R। तो F बराबर जो होता है R/2, मतलब इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, तीसरा तीसरी गुना कर दोगे तो R बराबर हो जाएगा 2F। R बराबर 2F। तो ये भी चीज आपको सिद्ध करने के लिए दे सकता है, और ये भी सिद्ध करने के लिए दे सकता है। तो इस तरह से F और R के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है F बराबर R/2। मतलब फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है R/2 का मतलब क्या हो गया? R क्या चीज है? वक्रता त्रिज्या, और 2 से यहाँ पर भाग दिया गया है, मतलब वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के दुगुनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। तो चलते हैं हम लोग इस चीज को प्रूफ करते हैं कि आखिर ये चीज आया कैसे। तो फिलहाल हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, और इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो मेनली दर्पण में अवतल दर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए एग्जाम में भी लगभग अवतल दर्पण में ही पूछा जाता है कि सिद्ध करें अवतल दर्पण में F बराबर R/2। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतल दर्पण लेते हैं। एक अवतल दर्पण हम लेते हैं। हालांकि अवतल दर्पण हमें एकदम छोटा लेना है। क्या लेना है? छोटा लेना है। और ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो हटाओ इसको। हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतल दर्पण। तो ये अपना एक अवतल दर्पण हो गया, ये एक अवतल दर्पण हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण। और दूसरे साइड में क्या कर देंगे? कलई कर देंगे। तो चलिए हम कलई कर देते हैं। ये हो जाएगा, ये अपना हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसको हम कहते हैं ये अपना अवतल दर्पण हो गया। और दर्पण की जो चौड़ाई है ना, इसको हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो फिलहाल ये द्वारक हम बड़ा रखे हैं, लेकिन प्रूफ करने के इस द्वारक को बहुत छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे आपको। इसको क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दर्पण की जो चौड़ाई है उसको क्या बोलते हैं? द्वारक। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका क्या करते हैं? कुछ नाम दे देते हैं। तो ये दर्पण को हम एम और एन हो गया, एम और एन हो गया। अब ये जो द्वारक हो गया, ये जो दर्पण हो गया, इस द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर एक पोल ले लेते हैं,
ये अपना मिड मान लो ये वाला हो गया, इसको हम P से सूचित करेंगे जिसको ध्रुव बोलते हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये जो दर्पण है ना, ये किसी गोले का भाग है, और जिस गोले का ये भाग होगा उसका जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो स्वाभाविक है इसका वक्रता त्रिज्या इधर कहीं होगा नहीं, तो इसका वक्रता त्रिज्या हम क्या करते हैं, इधर कहीं ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला हो गया, इसको हम बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के एक रेखा खींचते हैं जिसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। तो ये हो गया अपना प्रधान अक्ष हो गया। क्या हो गया? ये प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये हो गया अपना प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसमें फोकस की जरूरत है और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो फोकस के लिए हमें जरूरी है कि प्रधान अक्ष के समानांतर हम किरण लें और वो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से पास करेगी ना, वही बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेते हैं और परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु से पास करेंगे और वह बिंदु क्या कहलाएगा? उसका फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। तो चलिए, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को हम क्या करते हैं? पास करते हैं। तो ये एक किरण हो गई जो प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे पास कर रही है, तो स्वाभाविक परावर्तित होकर के लौटेगी। तो प्रधान अक्ष के किसी एक पॉइंट से होकर के लौटेगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। तो चलो यहाँ से लौटा देते हैं, इसे लौटा देते हैं, इसे क्या करते हैं? लौटा देते हैं। ये हो गया। अब देखो प्रधान अक्ष को ये कहाँ पर काट रही है? कहाँ पर काट रही है प्रधान अक्ष को? यहाँ पर काट रही है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। अब पी एफ फोकस दूरी कहलाएगा, और फोकस दूरी को हम किससे सूचित करेंगे? एफ से, छोटा एफ से। और पी से सी के बीच की दूरी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। किसे? आर से। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एफ हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? आर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे इसको। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये किरण है तो इसका कुछ नाम होना चाहिए नहीं, इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए। ये किरण जिस सतह पर जा करके दर्पण के जहाँ जिस सतह के जिस पॉइंट पर टकरा रही है ना, उसको हम मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो ये हो गया अपना आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब यहाँ पर आप जानते हैं परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि ये कोई दर्पण हो गया, कौन सी हो गया? दर्पण। यहाँ से कोई किरण इस तरह से आ रही है और टकराएगी, तो जिस बिंदु पर टकराती है वहां पर लंब डालते हैं, और टकरा करके जितना ये लंब के साथ आपतित किरण कोण बना रही है ना, उतना ही कोण बना के परावर्तित किरण क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इसको हम सूचित करते हैं आई से, आई इसको सूचित करते हैं आर से। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यही परावर्तन का नियम होता है, यही परावर्तन का नियम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये किरण आपतित हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, तो ये आपतन बिंदु हो गया। तो इस बिंदु पर एक लंब डालेंगे। तो लंब डालने के लिए आपको हम बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं कि वक्रता केंद्र से इस दर्पण पे कोई भी पॉइंट लेकर के मिला दोगे तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? वो लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब होगा। मतलब त्रिज्या जो होता है ना, वो दर्पण पे क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वक्रता केंद्र हो गया, इस दर्पण पे कहीं भी पॉइंट लेकर के उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। और त्रिज्या दर्पण पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? तो इस पॉइंट पे यदि हमको लंब खींचना है तो सी से मिला देंगे इसको, जो त्रिज्या हो जाएगा। और त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। नहीं,
त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो सी से क्या करते हैं, बी को मिला देते हैं, सी से बी को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये लंब हो गया, कहीं भी यहाँ मिलाओगे तो यहाँ इस बिंदु पर का ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर मिलाओगे तो इस बिंदु पर का लंब हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। मतलब त्रिज्या जो होता है ना दर्पण पे क्या होता है, लंब होता है। ये भी त्रिज्या हो गया, इस पॉइंट पे क्या होगा, लंब होगा। तो हमको बी पर लंब हमको खींचना है, तो सी से बी को क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब ये क्या बन गया, ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो जाएगा। तो अब देखो, अब परावर्तन के नियम के हिसाब से ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये आपतन कोण एक आ जाएगा, परावर्तन कोण। तो आपको समझाने के लिए ध्यान से देखो, इसको हम मान लेते हैं कोण एक, इसको मान लेते हैं दो, इसको हम मान लेते हैं तीन। कोई दिक्कत? तो चलिए अभी चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। माना एम एक दर्पण है, एक दर्पण है, एम एक दर्पण है। प्रधान अक्ष के समानांतर किरण ए बी, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण ए बी, प्रधान अक्ष के समांतर समांतर किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर के जाती है, फोकस एफ से होकर जाती है, से होकर जाती है। सी से बी को मिलाया, जो लंब है, उस पॉइंट पे क्या चीज है, लंब है। सी को बी से मिलाया, जो आपतन बिंदु बी पर क्या चीज है, लंब है। बिंदु बी पर अभिलंब। अब चित्र के अनुसार ध्यान से देखो, ई एफ फोकस दूरी हो गया, फोकस, और फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से सूचित करते हैं। सीपी वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता जिसे हम चलो फिलहाल बड़ा आर से लिखते हैं, बड़ा आर से सूचित करते हैं। तो हमें सीध क्या करना है, सीध करना है एफ बराबर आर बाई, सीध करना है। या इसी को हम बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं
हमें सिद्ध करना आर बराबर 2f, ये चीज प्रूफ करना है। चलिए प्रमाण में अब चलिए अब हम चलते हैं प्रमाण में, प्रूफ में। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो। अब ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो परावर्तन के नियम से कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। लिखे इस चीज को, जो लिखते हैं यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिख दें, ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है तथा एफ बी परावर्तित किरण है, एफ बी परावर्तित किरण है इसलिए इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। क्यों इतना हुआ, जल्दी से बोलो, क्यों इतना हुआ जी? परावर्तन के नियम से इतना हुआ, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इतना आ गया, परावर्तन के नियम से। तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो एक के जगह पर 2 लिख सकते हैं, 2 के जगह पर 1 लिख सकते हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं, अब थोड़ा सा 9th क्लास का कंसेप्ट यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगा। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि ये दो रेखा समानांतर है। ये दो समानांतर रेखा कोई तीसरी रेखा काटती है, जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये दो रेखाएं समानांतर है, ये दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर एकांतर कोण जो होता है ना, वो क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो एकांतर अंतः कोण की बात करते हैं। एकांतर अंतः कोण का मतलब हो गया, ध्यान से देखो, ये इसके बराबर होगा और ये जो होगा ना, इसके बराबर होगा, एक का अंतर करके। जैसे ये एक का अंतर करके इसके बराबर हो जाएगा और ये एक का अंतर करके इसके बराबर हो जाएगा। एक का अंतर, एक का अंतर करके नहीं। तो जब ये और ये समानांतर होगा और कोई तीसरी रेखा इसको काटती है, जिसको तिर्यक रेखा कहेंगे, तो एकांतर अंतः कोण का युग्म जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब ये और ये समानांतर होगा तब। ठीक है, अच्छा, ये भी तो तिर्यक रेखा कहलाएगा। दो समानांतर रेखा को जितनी भी रेखाएं काटेगी ना, सब सब तिर्यक रेखा कहलाती है। और प्रत्येक स्थिति में एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या होता है? बराबर होता है, चाहे वो अंतः हो या बाह्य हो। अरे सर में, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये और ये समानांतर है, रचना के हिसाब से मानकर चला हमने, क्या चीज है? समानांतर है। तो जब ये और ये समानांतर है, तो ये दोनों रेखाओं को कौन कौन सी तीसरी रेखा है जो काट रही है? देखो, एक बीसी भी है जो AB और CP को काट रही है, और एक जो है ना FB भी है जो ये दोनों को क्या कर रही है? काट रही है। तो दो तिर्यक रेखा यहाँ पर है। कितनी तिर्यक रेखा है यहाँ पर? दो तिर्यक। तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम BC तिर्यक रेखा की बात करेंगे हम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये और ये समानांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण एकांतर कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतर कोण हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो यहाँ से, ये और सामने ये तिर्यक रेखा, तो इसके साथ तिर्यक रेखा और इसके साथ एक तो ये कोण बन रहा है, और इसके साथ और तिर्यक रेखा के साथ ये वाला कोण बन रहा है।
तो ये और ये एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ? तो थ्योरम क्या कहता है कि एकांतर जब ये और ये समानांतर होगा तो एकांतर कोण का जो युग्म है ना वो क्या होगा? बराबर होगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि कोण एक किसके बराबर होगा? कोण 3 के बराबर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उसको। चलो जी, अब जांच देखो, लिखते हैं यहां पर, चूंकि ए बी समानांतर सी पी तथा तथा बीसी तिर्यक रेखा है। बीसी क्या चीज है? तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा समझते हो ना? तिर्यक रेखा है। इसलिए 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 दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, चूंकि इसलिए एक बिंदु ऊपर और दो बिंदु नीचे, इसलिए मतलब इसके आधार पर हम लिखने जा रहे हैं। इसलिए कोण एक कोण 3 के बराबर होगा। तो इसलिए कोण एक बराबर कोण 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, आया कहां से? एकांतर अंतःकोण है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है इसलिए लिख दिया। कोई दिक्कत? तो चलो अब एक चीज बताओ, एक और दो पर ध्यान दो। इक्वेशन एक और इक्वेशन एक देख लो यहाँ पर है इक्वेशन दो जो है ना यहाँ पर है। अब दोनों पर थोड़ा सा ध्यान दो आप, दोनों में एक है तो दो इक्वेशन में देखो कोण एक का मान भी कोण यहाँ पर 2 है, कोण एक का मान कोण 3 के बराबर है, कोण एक कोण 2 के बराबर है और कोण एक कोण 3 के बराबर है, तो स्वाभाविक है कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। नहीं होगा? दो समीकरण की तुलना कैसे करते हैं? बहुत सारा तरीका है, ध्यान से देखो। दोनों समीकरण में यदि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर। तो देखो LHS मैंने बायां पक्ष, यहाँ भी कोण एक है, यहाँ भी कोण एक है, तो इसका मतलब LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि दो समीकरण की तुलना करते हैं और जो दोनों में होता है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे वो बराबर हो जाता है। तो एक दोनों में है, एक को छोड़ दो तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे आपको समझ में आया तो लिखे, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण एक एवं दो से, एक एवं दो से, तो कोण 2 किसके बराबर होगा? तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 किसके बराबर हो गया? कोण 3। अब इसको समीकरण कितना मान लें? 3 मान लेते हैं, 2 तो हो चुका है, तीसरा हो गया। अब देखो डायग्राम देखो ध्यान से आप, ये कोण 2 हो गया और ये कोण 3 हो गया। अब आपने सिद्ध कर दिया कि ये कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या चीज है? बराबर। ये चीज आपने सिद्ध कर दिया। अब फिर यहाँ पर 9th क्लास का कंसेप्ट लागू होगा। 9th क्लास आपको छोड़ने वाला नहीं है जी। 9th क्लास क्या कहता है, ध्यान से देखो यहाँ पर कि अपने पास एक त्रिभुज हो, ठीक है। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं ABC। यही काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम दे देते हैं F। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो ना तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। जैसे मान लो ये वाला कोण x है और ये वाला कोण भी x है, तो इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया। तो दो कोण बराबर है ना, तो कोण के दोनों कोण के सामने वाले भुजा भी बराबर होगा।
तो इस बी कोण के सामने वाला भुजा हो गया सी एफ, और सी के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा बी एफ। तो सी एफ और बी एफ भी क्या होगा बराबर होगा। क्यों, हम सिद्ध कर चुके हैं क्लास 9th में, ये चीज हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर हो जाए, दो कोण कौन सी हो जाए बराबर हो जाए, तो उसकी सम्मुख भुजाएं मतलब सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है बराबर होती है। तो ये B और C बराबर है, तो B के सामने वाला CF और कोण C के सामने वाला भुजा FB, ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं ये CF बराबर हो जाएगा FB, लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में। तो BCF में कोण दो कोण तीन के बराबर है, कोण दो कोण, तो कोण दो बराबर कोण तीन कहां से आया समीकरण 3 से, देखो अभी सिद्ध किया है समीकरण 3 से इतना आ गया। तो जब 2 और 3 बराबर है तो इसका मतलब कोण 2 के सामने का भुजा CF और कोण 3 के सामने का भुजा FB, ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो कोण 2 के सामने का भुजा CF और कोण 3 के सामने का भुजा FB, क्या होगा ये बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं कितना समीकरण 4, मान लो जरूरत पड़ेगा लिख करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। समीकरण 4 ऐसा में क्यों बराबर हुआ तो लिखना पड़ेगा बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, इसलिए क्या हो गया बराबर हो गया। आगे बढ़े तो चलिए अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब आपने सिद्ध कर दिया कि ये और ये क्या होगा बराबर होगा, मतलब ये यदि 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना, ये 50 तो ये भी कितना, ये 60 तो ये भी कितना 60 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनो, अब ये जो हम इसके समानांतर जो किरण लिए हैं ना, वो इसे बहुत दूर लिए है ना। ये भी तो हो सकता था कि ये किरण यहां से लेते हम, ये किरण और इधर से लेते हैं, ये किरण हम और इधर से लेते हैं, बात समझ रहे हो ना। ये जो हम प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण हम लिए हैं, ये इससे बहुत दूर लिए हैं। ये भी तो पॉसिबल था कि इसके समानांतर जो किरण है वो एकदम प्रधान अक्ष से सट करके जाए, ऐसा ले, ऐसा हो सकता है ना। अब ध्यान से देखो, तो तुम एक चीज बताओ, और प्रत्येक स्थिति में हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे बी मान लो यहाँ पर रहता, ये बी यहाँ पर, मतलब इस किरण को हम यहाँ से लेकर के जाते तो स्वाभाविक बी यहाँ पर आ जाता, तो उस स्थिति में भी CF और FB क्या होता बराबर नहीं होता। जैसे मान लो कि हम ले रहे हैं यहाँ से आपका एक किरण, हम एक किरण यहाँ से ले रहे हैं, एक किरण हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो कैसे लौटेगी फोकस से, फोकस से लौटेगी नहीं, इस तरह से लौटेगी। तो फिर यहाँ से एक हम लंब डालेंगे, तो प्रत्येक स्थिति में तो बी अब ये ना हो जाता, बी तो यहाँ पर आ जाता, तो फिर CF और FB क्या होता बराबर नहीं होता। और इसको और नजदीक से लाते हम तो जस्ट P के ऊपर B आ जाता, तो उस स्थिति में भी CF और FB क्या होता बराबर होता नहीं होता। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर हम आपसे बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि ये CF FB के बराबर होगा, यदि ये B यहाँ पर रहता तो भी CF FB के बराबर होता,
मतलब ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी कितना। देखिए ये तो सारा सर झूठा लग रहा है यहाँ पर। देखो ना, एक चीज बताओ, ये 10 तो ये 10, अच्छा ये 10 ही है, इसको और नीचे से लेंगे तो हम कह रहे हैं ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, ये वाला लंबाई। तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा। तो क्या ऐसा ये पच रहा है कि ये वाला बराबर होगा। ये तो सारा सर झूठा लग रहा है, हम आपको बुद्धू बना रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम आपको बुद्धू बना रहे हैं कि ये हमेशा इसके बराबर होगा। चलो ठीक है, एक बार तो आपने सिद्ध कर दिया। अब आप कह रहे हो कि सर इसको और नीचे ला दें तो भी ये सी एफ इसके बराबर ही होगा। बी कहीं भी रहेगा, सी एफ एफ बी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये 10 है तो ये 10 है, ये तो नहीं बदल रहा है ना। अच्छा, अब बी को हम जैसे जैसे नीचे ला रहे हैं, जैसे ये वाला यहाँ पर हम ला दिए, यहाँ पर हम ला दिए, यहाँ पर तो एक चीज बताओ, तो भी तो सी एफ एफ बी के बराबर होगा। तो ये और ये बराबर होना चाहिए ना। लेकिन ये दूरी बड़ा है, ये दूरी कौन सी है, कम है, ये तो बराबर हो नहीं सकता, बराबर। तो इसीलिए इसीलिए ये जो सूत्र हम लोग सिद्ध करते हैं ना, इसके लिए मानकर चला जाता है कि ये द्वारक जो है ना बहुत छोटा है, छोटा होगा तो ही इसको हम प्रूव कर सकते हैं, ये वाला सूत्र। तो द्वारक क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तो ही जाकर के सही से सूत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। ये द्वारक जो है ना, ये द्वारक बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। ये हो जाएगा अपना कौन सी, प्रधान। अब तो जस्ट बी, जस्ट कहीं से भी लेंगे तो जस्ट इसके ऊपर से ही पास करेगा, जस्ट इसके ऊपर से पास करेगा। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में अब ये किरण इतना लंबा तो जा ही नहीं सकता, इतना दूर तो जा ही नहीं सकता। आगे जाएगा, जस्ट जस्ट प्रधान अक्ष के जस्ट नजदीक से होकर के जाएगा। तो नजदीक से होकर के जाएगा तो सपोज मान लो इसको हम हटा देते हैं। अब जस्ट इसके नजदीक से हम ले लेते हैं, क्या करते हैं जी, जस्ट इसके नजदीक से हम ले लेते हैं। तो कल्पना करो, अब जस्ट नजदीक से हम ले लेते हैं, एकदम इस तरह से नजदीक से ले रहे हैं, द्वारक बहुत छोटा होने पर एकदम जस्ट नजदीक से ले ले रहे हैं। अब ये बी तो यहाँ पर आ जाएगा, आई पास कैसे करेगा, फोकस से ही जाएगा ना। जो भी समांतर किरणें कहाँ से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। किसे पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। तो अब बताओ, ये हो गया एफ बी, तो सी एफ एफ बी के बराबर होगा। और एफ बी में एफ पी में कितना का अंतर होगा। अब ये बी यहां पर आ जाएगा, ये बी अब आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस एफ बी में और एफ पी में कितना का अंतर होगा। मान लो एफ बी ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो एफ पी भी तो लगभग 10 से होगा। अरे पी के जस्ट ऊपर है ये, तो दूरी स्केल से हम एफ बी नापे और एफ पी नापे तो कितना का अंतर होगा, लगभग लगभग बराबर होगा। तो यदि इसका द्वारक बहुत छोटा कर दिया जाए तो इस स्थिति में ये एफ बी एफ पी के बराबर होगा। तो लिखा इस चीज को, तो हमारे सूत्र तभी न लागू होगा जब दर्पण का द्वारक क्या होगा, बहुत छोटा। बड़ा होने पर तो झूठ नहीं हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है कि ये और ये कैसे बराबर होगा। ये तो फिक्स है, सी एफ 10 है, तो जैसे जैसे बी को लाओगे तो ये एफ बी छोटा होता जाएगा। तो ये 10 है, ये 10 है, तो छोटा कैसे 10 के बराबर होगा, 10 सीएम तो नहीं होगा। इसीलिए आपको कहीं भी इसके आगे बढ़ना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि यदि द्वारक बहुत छोटा हो तब तब ये बीपी के नजदीक आ जाएगा। तो लिखा इस चीज को, तो लिखते हैं यहां पर, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, बड़े द्वारक के लिए तो लागू ही नहीं होगा ये, द्वारक बहुत छोटा हो बहुत छोटा हो तो तो ये बीपी के नजदीक होगा, तो बी पी के बहुत नजदीक होगा, बहुत।
नजदीक होगा। और इस स्थिति में एफ बी एफ पी के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में ये एफ बी जो होगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। और एफ बी किसके बराबर है? तो एफ बी एफ पी के बराबर हो गया। और सी एफ एफ पी के, तो सी एफ एफ पी के बराबर नहीं हो जाएगा? ये तीनों बराबर हो जाएगा। ये देखो ना, एफ बी एफ पी के बराबर है और यहाँ पे एफ बी किसके बराबर? सी एफ के बराबर। तो ये इसकी और इसकी तुलना करोगे तो सी एफ किसके बराबर होगा? एफ पी के बराबर होगा। नहीं हो जाएगा? परंतु 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 एफ बी किसके बराबर है? सी एफ के बराबर है। एफ बी बराबर सी एफ। नहीं, तो इसीलिए एफ पी और सी एफ भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए सी एफ बराबर क्या होगा? एफ पी हो जाएगा। अरे एफ बी एफ पी के बराबर और सी एफ एफ बी के बराबर। तो ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये एक्स, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो सब बराबर हो गया। तो सी एफ बराबर एफ पी नहीं हो गया? तो वही लिखे सी एफ बराबर एफ पी हो जाएगा। लिख सकते हैं। अब ये वक्रता त्रिज्या है, सीपी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। किसको लेकर आगे बढ़ते हैं जी? सीपी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सीपी, अब सीपी देखो तो कितने भाग में बटा हुआ है? सीपी के जगह पर सी एफ प्लस एफ लिख सकते हैं। और ये सीपी के जगह पर इतना प्लस इतना लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सीपी के जगह पर हम लिख देते हैं सी एफ प्लस एफ। बोलो। अच्छा, एफ पी कितना है देखो तो, एफ पी जो है, एफ पी चाहे पी एफ, इसको हम छोटा एफ माने हैं, फोकस दूरी हो गया। तो ये जब छोटा एफ होगा तो ये भी क्या होगा? छोटा एफ। दोनों बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा बराबर, कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा। मानकर चले है ना कि फोकस दूरी एफ पी, तो फोकस दूरी को हम छोटा एफ से शुरू करते हैं। तो एफ पी और सी एफ बराबर है, तो इसका मान जब आप एफ मान चुके हैं तो ये भी तो एफ ही ना होगा, ये भी फोकस दूरी एफ के बराबर होगा। अच्छा, अब सीपी क्या चीज है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किसे सूचित करते हैं? आर से। अच्छा, सी एफ को किसे सूचित करेंगे? एफ, छोटा एफ। और एफ पी भी छोटा एफ। तो एफ एफ मिलकर कैट एफ हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2f। टू को इधर भेज दो, भाग हो जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा आर बाई हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। यही चीज आपको प्रूफ करना था। यही आपको बोलिए, दिक्कत इसमें? चलो फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। एक अवतल दर्पण हो गया, हमें सिद्ध करना है अवतल दर्पण में, हमें सिद्ध करना है अवतल दर्पण में कि फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, मतलब एफ बराबर आर बाई 2। हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, फिलहाल इसका द्वारक हमने बड़ा रखा है, तो क्या लिखेंगे? माना एम एन एक अवतल दर्पण है। नहीं, एम एन कौन सी है? एक अवतल दर्पण है, जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक ए बी किरण लिया गया है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद किसे पास करेगी? फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। फिर यहाँ वक्रता केंद्र सी को बी से क्या किया? मिला दिया, जो अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब। तो हमें सिद्ध करना है ये फोकस दूरी जो होता है ना, एफ और पी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। मतलब हमको सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई 2, ये चीज सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या चीज, कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब। तो परावर्तन के नियम से कोण एक किसके बराबर होगा? कोण 2 के बराबर। जो यहाँ पर हम लिखे हैं कोण एक किसके बराबर होगा? कोण 2 के बराबर होगा। कोण एक किसके बराबर? जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगा तो कोण एक के जगह पर 2, कोण 2 के जगह पर 1 हम लिख सकते हैं। चलो जी।
अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, अब क्योंकि ये और ये समानांतर है, ये और ये क्या चीज है, समानांतर है। तो जब दो रेखाएं, रुक जाइए, ध्यान से, ये और ये समानांतर है। तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो एकांतर अंतःकोण का युग्म जो होता है ना, वो बराबर होता है। तो ये और ये समानांतर है, रचना से ये और ये कौन सी है, समानांतर है। तो तिर्यक रेखा कह सकते हैं इसको। तो कोण 1 और कोण 3 कौन सी हो गया, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। जो यहाँ पर आपका लिखे हैं, यहाँ 2 नंबर में आपका, 2 नंबर में यहाँ पर चेक कर लो ये वाला। अब समीकरण 1 और 2 से पर ध्यान दो। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 1 बराबर कोण 3, मतलब कोण 2 और 3 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखे हैं 3 नंबर में, क्या दिक्कत है बोलिए। कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में, BCF में आते हैं, इस त्रिभुज में हम आते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस त्रिभुज में देखो, कोण 2 और कोण 3 बराबर है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं ना, तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस आधार पर 2 के सामने का भुजा CF और 3 के सामने का भुजा FB, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह CF बराबर FB, जो यहाँ पर 4 नंबर में आपका लिखा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि हम AB को, यदि द्वारक के बहुत छोटा हो, तो स्वाभाविक है ये इतना, जो इतना दूरी पर हम इस किरण को पास किए हुए हैं, वो किरण तो इसके बहुत नजदीक आ जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तब अब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि हम इस किरण को प्रधान अक्ष के बहुत नजदीक से लेकर के जाएं, प्रधान अक्ष के बहुत नजदीक लेकर के जाएं, तो स्वाभाविक ये B अब यहाँ पर आ जाएगा, अब टकरा करके लौटेगी। तो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें लो, चाहे इसके दूर लो या नजदीक लो, परावर्तन के बाद किससे पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। नहीं तो स्वाभाविक है किससे पास करेगी, ये फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो इस स्थिति में तो CF FB के बराबर होगा, नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा FB और FP की तुलना कर लेते हैं। तो ये P के जस्ट ऊपर B है, तो FB और FP दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यदि प्रधान अक्ष के जस्ट नजदीक से लेकर के यदि हम किरण जाएंगे ना, तो इस स्थिति में FB किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ पे लिखे FB बराबर FP, और FP कितना माने, छोटा f। तो ये FP को हम छोटा f माने हैं, तो FB भी छोटा f हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब तुमने सिद्ध कर दिया कि यदि नजदीक से पास करें हम, तो FB किसके बराबर, और CF FB के बराबर, तो CF FP के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो CF और FP भी तो बराबर हो जाएगा। तो FP को हम छोटा f माने हैं, तो ये भी छोटा f हो जाएगा, तो ये भी छोटा f, ये भी छोटा f। ये दोनों को जोड़ दोगे तो CP के बराबर हो जाएगा। तो F प्लस F बराबर CP, तो 2F बराबर CP, और CP कौन सी है, वक्रता त्रिज्या, मतलब R बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। कोई दिक्कत, आ गया समझ में।